बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, मुज़ाकरात को लेकर वसवसे, खदशात और शिकायत तो बहुत पहले से ही थी, लेकिन हालिया 2 रोज़ में इन सब वसवसों और खदशात ने हकीकत का रूप धार लिया है। पीटीआई और नून लीग के एक साथ बैठने का अमल ही ऐसा था कि जिसको पहले दिन से ही शक की निगाह से देखा जा रहा था। पहले रोज से ही हालिया मुज़ाकरात के कामयाब होने से ज्यादा नाकाम होने की पेशगोइयां की जा रही थी और अब ये पेशगोइयां सच होने को हैं। पहले पीटीआई की जानिब से तहरीरी मुतालबात ना देना और हुकूमत का मैं न मानू का रवैया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सख्त ट्वीट बानी पीटीआई की, और आज पीटीआई की तरफ से दोबारा से मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त जल्द अज जल्द करने और मुतालबात तहरीरी तौर पर देने की रजामंदी से लगता है कि पीटीआई हुकूमत के साथ बैठने को तैयार है। लेकिन हालिया ट्वीट के बाद अब हुकूमत के तेवर बदल से गए हैं। मरीम नवाज का तकरीब से खिताब और तंज, राना सनाउल्लाह की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात का इंदिया दे रही है कि शायद बेदली से किए जाने वाले मुज़ाकरात वक्त से पहले ही अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो पीटीआई का अगला लाइहा अमल क्या होगा। और यही सवाल हुकूमत से भी है कि अगर वो सियासी इस्तेहकाम की मुतमन्नी है तो फिर ये तुंदो तेज बयानात किस लिए हैं। मुज़ाकराती अमल के दौरान सानहा 9 मई के मुजरमान को सजाएं और फिर सुप्रीम कोर्ट में जारी हालिया समाअत और इसका फैसला भी मौजूदा सियासी हालात पर गहरा असर छोड़ेगा। ये असरात, खदशात और मुस्तकबिल की सियासत और सियासत से रियासत को पहुंचने वाले मुमकिन नुकसानात और इसके असरात के बारे में बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़किया रिजवान रज़ी साहब, इसार राना साहब, हाफिज एहसान अहमद साहब और डॉक्टर हामिद खान मशरक़ी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। रज़ी साहब, मुझे ये बताइएगा कि कल से लेकर आज तक सबकी तरफ से शायद ये कहा जा रहा था कि बानी पीटीआई ने बड़ी सख्त ट्वीट कर दी है कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट के जो बयानात हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो थोड़ी सी बदली सी नजर आ रही है। लेकिन आज जब बैरिस्टर गौहर साहब उनसे मुलाकात के बाद निकले तो उन्होंने फरमाया कि बानी पीटीआई ने कहा है कि अब आप रिटन फॉर्म में हमारे जो मुज़ाकरात हैं, हमारे जो पॉइंट्स हैं वो उन्हें लिखकर दे दें, मुतालबात जो है उन्हें लिखकर दे दें। सर, अगर ये डिसाइड हो चुका है कि अब पीटीआई अपने मुतालबात लिखकर देगी तो आपको लगता है कि अब मुतालबात में या मुज़ाकरात में पेशरफ्त नजर आएगी, या फिर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और सीएम पंजाब जो है उनके बयानात कुछ और जो है वो नक्शा खींच रहे हैं? सीएम पंजाब ने क्या वैसा कोई बयान दिया है जैसा कल से पीटीआई की परसों की टीम उनकी वो तस्वीर लेके हाथ मिलाने वाली उनको कंट्रोल कर रही है और उसके बाद फिर उसके ऊपर एआई को कोई ऐसी कोई बात करती है? नहीं सर, आज कोई थोड़ा सा मुख्तलिफ बयान था। अब देखिए, उन्होंने सिर्फ ये कहा ना कि अगर कोई ऐसा करता है, उन्होंने तो नाम भी नहीं लिया। तो मेरा मतलब है कि हमें क्यों सोच गई कि उन्होंने बानी को ही कहा होगा। सर, वो हसन न्याजी का नाम ले रही थी ना, तो उससे तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो किसकी बात कर रही नहीं, जो क्लिप आपने सुनाया उसमें तो नाम नहीं था, लेकिन अब पूरी की पूरी तो नहीं ना उनकी मीडिया टॉक सुना सकते। हाँ, जाहिर है, मैंने तो जो क्लिप सुना तो मैंने उसके हवाले से। देखिए, बात ये है कि कल मैं जब इस प्रोग्राम से उठ के गया तो मुज़ाकरात नाकाम हो चुके थे और हुकूमत का बेड़ा गर्क हो चुका था। वो बानी को मना नहीं रही थी और उनका मुतालबा पूरा नहीं कर रही थी मुलाकात का। आज जब मैं इस प्रोग्राम में बैठा तो मंजर ही साला बदल गया, सारी दुनिया बदल गई, सारा मंजर बदल गया। और कल ये तय था कि हुकूमत भी अपने पीछे नहीं हटेगी और बानी भी लिख के देने के लिए तैयार नहीं होंगे। हालांकि लिख के ना देने का जो इंडिया था वो उनकी तरफ से नहीं था, वो अब आज पता चला कि वो असद कैसर साहब की जाती राय थी। अच्छा। जो उन्होंने दी होगी, अदरवाइज तो वो बानी उसके ऊपर स्टैंड करते ना, अपने दो मुतालबात, अपने दो भाई हम लिख के नहीं देंगे, इस बात पे स्टैंड करते ना। तो उन्होंने कहा कि कोई हर्ज नहीं है लिख के देने में, तो उससे पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील हो गया। और हुकूमत ने अगर वो लिख के देने पे तैयार थे, बात तो मैंने सुना सोशल मीडिया के ऊपर ये भी था कि सख्त ट्वीट ना करने की भी कोई बात हुई है। अच्छा। उसके ऊपर भी कुछ हुआ, लेकिन मुझे उसकी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि वो मुतालबात लिख के देने पे तैयार हो गए। तो मुझे एज ए पाकिस्तानी, एज ए डेमोक्रेट इस बात की उम्मीद बंधी है कि अब ये वाला जो डायलॉग का मामला जो कल तक ये था कि तकरीबन ब्रेकअप हो, बिल्कुल एक ऐसा ही, ठीक है, वो मुझे एक नई जिंदगी उसमें उतरती हुई नजर आ रही है। मतलब हम ये कह लें कि बानी पीटीआई के मुतालबात को तहरीरी तौर पर रख कर देने की जो स्टेटमेंट है उसने इन मुज़ाकरात में एक नई रूप फूंक दी है, बिल्कुल। और दूसरी तरफ से तो वो मुंतजर बैठे हुए हैं कि आ जाए भाई, आपने जो भी कहना है आप कह लें, उसके बाद फिर हम कहेंगे।
ठीक है, अब ज़ाहिर है उन्होंने भी तो इसमें सियासत कर दी है ना। ये जो असद कैसर वाला स्टेटमेंट था, ये मुझे लगा कि जैसे पीटीआई ने हल्की फुल्की सियासत करने की कोशिश की है, हुकूमत के नर्व्स टेस्ट करने की, या कि वो कहाँ तक आ सकते हैं। तो ज़ाहिर है कि इस तरह के मुज़ाकरात के अंदर नर्व टेस्टिंग तो होती है। मैं पॉजिटिव हूँ इसके बारे में कि मुज़ाकरात जो हैं चलेंगे। ठीक है, हामिद साहब मुझे ये बताइएगा, रजी साहब ने तो पॉजिटिविटी का इजहार किया, और जो कि हम सबको करना चाहिए एज डेमोक्रेटिक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पर आपको लगता है कि अब तहरीरी सूरत में जब मुतालबात देने के हवाले से बानी पीटीआई ने रजामंदी जाहिर कर ही दी है, तो गवर्नमेंट भी फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाएगी, और जिस तरीके से वो पॉजिटिव तरीके से मामलात को आगे लेकर चलने के हवाले से बातें करते रहे हैं पहले कुछ डिफरेंट टॉक शोज में भी, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी, अब वो हमें अमली तौर पर नजर भी आएगा। जी बिल्कुल दरियाब, देखिए कल मैंने खुद एक प्रोग्राम में यही जुमला कहा कि मुझे मुज़ाकरात बेनतीजा होते नजर आ रहे हैं। कल तक सूरत हाल तो ऐसी ही थी, लेकिन ये खुशाइंद है। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, हम जो मर्जी कहें कि जी सियासी कुव्वतें किसी और तरफ देख रही हैं, या मुज़ाकरात के अंदर कोई थर्ड पार्टी की जो है वो रजामंदी जरूरी है, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि दो जमहूरी जमातें, हुकूमत और अपोजिशन, अगर कामयाब होते हैं मुज़ाकरात में, तो ये बहरहाल जमहूरियत की कामयाबी है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि ये एक तासुर भी है, और इसमें कहीं ना कहीं हकीकत भी है कि खुद हुकूमत के अंदर भी कुछ ऐसे मैं समझूंगा वुज़रा भी हैं, कुछ हुकूमती अरकान भी हैं, जिनको मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में अपनी कश्ती डोलती नजर आती है। जिनको ये महसूस होता है कि शायद अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो उनकी हुकूमत के जो दिन हैं वो गिने जाते हैं या कम हो जाते हैं। इसी तरह पीटीआई के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे लगता है कि खान साहब शायद बाहर आ गए तो वो जो उनकी सियासत है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, उनको नुकसान पहुंचेगा, या उनका मकसद ये है कि अगर दोनों तरफ से जो सीनियर लीडरशिप है, उधर जेल में बैठे हुए इमरान खान साहब और इधर हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर हो गए और जो सीनियर लीडरशिप है, उसने फैसला करना है कि उन्होंने हर हालत तो फिर हामिद साहब कितना जल्दी आपको लगता है कि तीसरी बैठक हो सकती है गवर्नमेंट और पीटीआई के माबैन, क्योंकि मुलाकात तो अभी तक मुज़ाकराती टीम की बानी पीटीआई से ताहाल नहीं करवाई जा सकी है, इस बात को भी तकरीबन कोई 5-6 रोज गुजरने वाले हैं। मेरा ख्याल है तीसरी बैठक जरूर होगी, लेकिन तीसरी बैठक नतीजा खेज होती है या नहीं, ये एक अहम बात है। तीसरी बैठक के होने से पहले इस चीज का तयन होना जरूरी है कि दोनों जानिब से एक दूसरे को हराने की नहीं, बल्कि अपने अपने मौक़िफ़ को अच्छे अंदाज में पेश करने की बात होनी चाहिए। अगर ये बात होगी कि हमने एक दूसरे को नीचे दिखाना है, मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं होते। देखें, दुनिया पूरी में मामलात मुज़ाकरात से हल होते हैं, और मुज़ाकरात का जो मफ़हूम है वो ये कुछ लोग और कुछ मुज़ाकरात के सबसे बड़े अगर हामी की मैं बात करूं तो वो राना सनाउल्लाह साहब रहे हैं इस मौजूदा गवर्नमेंट में, जो कि मुशीर बराए वज़ीर आज़म भी है। लेकिन जिस तरीके से आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ जुमलों का इस्तेमाल किया, उससे ऐसा लग रहा कि वहां से भी कोई सख्ती देखने को मिल रही है। बहरहाल राना साहब मुझे ये बताइएगा कि जो अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला है सर, एक तो इसको भी क्या बार्गेनिंग चिप के तौर पर तलवार की सूरत में लटकाया जा रहा है बानी पीटीआई पर, दूसरा ये भी कि अब चूंकि बानी पीटीआई राजी हो गए हैं तो क्या हुकूमत भी फैसला कर चुकी होगी कि आज या कल में मुज़ाकराती टीम की मुलाकात करवा दी जाए बानी पीटीआई से? देखिए, एक तो ये जो अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला है, या इस तरह के तो जो फैसले हैं ना, उसमें इमरान खान को अगर आप सजा दे भी दें और बाकियों में भी दे दें, को 2000 साल की सजा दे दें, तब भी मैं समझता कि इमरान खान की मकबूलियत और अवाम में उनके एतमाद पे को कमी आ सकती है। अच्छा। तो ये मुकदमात से ये तो हो सकता है कि आप उन्हें वक्ती तौर पे किसी चीज के अंदर रोक के रख लें, लेकिन आप उन्हें मुस्तकिल नहीं रोक सकते। और वो ये बात तो अब साबित हो गई कि इस वक्त पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में अगर सब लोग किसी की तरफ मुतवज्जे हैं तो इमरान खान है। मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मिलना देने नहीं देना, या यूं होना यूं होना, तो ये बात तो अब समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान का ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये मुकम्मल नहीं हो सकता। अच्छा। और दूसरी बात ये कि इमरान खान को भी इस बात की समझ आ गई है कि अब हुकूमत जो है ना वो डिफेंसिव हो गई है। वो इस चक्कर में कि किसी तरह इमरान खान से जान छुड़ा दे, इमरान खान से हम किसी तरह कोई मामला डील कर दें और हम अपने आप पॉलिटिकल फेस जो है ना हमारा वो जरा बाइज्जत रह जाए। इमरान खान इस कमजोरी को भांप चुका है। अच्छा। और भापने के बाद अब इमरान खान जो है वो भाव दिखाएंगे और दिखा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि
इस हुकूमत से तो वैसे भी मुज़ाकरात से आपको सर, देखे अगर ना जो खान साहब हुकूमत ने इतनी भाव खाना कमजोर है है या भाव कि दिखाना वो है, तो मुज़ाकरात उनका इशारा साहब मुझे ये बताइएगा कि फिर जेल के अंदर ही रहना क्या उनकी सियासत को सूट करता है? बाहर आएंगे तो सियासत करेंगे, वो अलग बात है कि अंदर रह के भी वो बड़े अच्छे सियासी दाव पेच खेल रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर उन्होंने सियासत को अमली तौर पर आगे लेके चलना है तो अब उनको बाहर आ जाना चाहिए? मेरे ना को बता किस्मत खराब है, आपके और मेरे दरमियान ऐसे तनाव है जैसे कोई हम, क्योंकि आपकी आवाज ना पिछली दफा भी मेरे से अच्छा। सही नहीं आ रही थी, अच्छा। और मैंने क्याफे से और अपनी जहानत से ही आपको बस जवाब इस दिया बार था, भी फिर लेकिन आप अब मैं अपनी इतना भी जहानत दलील का नहीं अमली हूँ। मुजाहरा तुसी करें। समझो पिछले वाला मौजू ही है, पिछले हफ्ते वाला ही मौजू अच्छा ठीक है, करैक्टर सारे वही है, रिजवान भाई ने मुझे सही इंडिकेट किया, लेकिन देखे बात ये है, मैं ये समझता हूँ कि वो को इमरान खान हो या वो इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो, ये तीन फरीक हैं, तीन मुसल्लस हैं, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ऑलमोस्ट एक पेज पे ही। हुकूमत बेचारी मरूने मिन्नत है इस्टेब्लिशमेंट की कि वो उन्हें कितने कुशन देती है, वो कितना मुज़ाकरात कर सकते हैं, जितना वो उन्हें कुशन मिलता है वो उतना मुज़ाकरात कर लेते हैं। अदरवाइज होना तो ये चाहिए था कि अगर हुकूमत संजीदा होती तो फौरी तौर पर एक काम करती कि मुलाकात करवा देती, कोई लब लेते चिटियल मैदान, लब लेते कोई जंगल, कोई पहाड़ी, कोई दरख्त के ऊपर जहाँ पे बगी ना होती, वहां पे बैठ के बात हो जाती ताकि किसी को वो आवाज ना पहुंचे। आप ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत की संजीदगी का जो है वो एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान है, इज दैट सो? संजीदगी का नहीं, बेबसी का, मजबूरी का, बेचारगी का, लाचारगी का, इससे ज्यादा और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, ये हुकूमत जो मुज़ाकरात कर रही है ये एक्चुअली विंडो शॉपिंग कर रही है और कुछ नहीं कर रही। अच्छा चलें ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। हाफिज इसाने में साथ टेक्निकल पॉइंट मैंने आपसे कुछ डिस्कस करने हैं। मुझे ये बताइएगा कि अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला मुसलसल मौखर करने की वजूहात क्या है? मतलब अदालत में मुझे बताइएगा माजी में ऐसी कौन कौन सी तारीख हैं कि बताया गया हो कि आज फैसला सुनाया जाएगा, फिर कहा गया हो हफ्ते बाद सुनाया जाएगा, फिर कहा गया हो नहीं इससे भी बाद भी सुनाया जाएगा, और फिर ये खबर हमें अदालती इंतजामिया की तरफ से या अमले की तरफ से नहीं आती। ये हमारे इस मुल्क के सीनियर बड़े बाइज़ जर्नलिस्ट जो हैं वो आवाम को बता रहे होते हैं कि जी ये फैसला अभी नहीं सुनाया जाएगा, बाद में सुनाया जाएगा, तो फिर इन फैसलों की क्रेडिबिलिटी पर सवाल निशान तो उठेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रियाब, एक तो बात यह है कि बीइंग अ लीगल बैकग्राउंड आपको बताऊं कि केसेस का फैसलों के ऊपर, यानी कि अगर जज जो है वो फैसला रिजर्व कर लेता है तो उसके बाद उस डेट के बाद भी जो है वो फैसले आगे चले जाते हैं, यानी कि उनकी डेट्स आगे चली जाती है। ये कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह होता है, ये हाई कोर्ट्स में भी है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी है। और इवन बाज़ दफ़ा होता ये है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के अंदर जब आपका फैसला महफूज किया जाता है तो उसकी डेट भी नहीं दी जाती और कई माह वो चीज़ पड़ी रहती है, जो मेरा ख्याल है वो मुनासिब बात भी नहीं है। तो चूंकि ये पॉलिटिकल कि जिसकी वजह से वो एशिया में, अगर हम लोग अपनी तरफ भी देखें तो पाकिस्तान 139 ममालिक में 137वें पूरी दुनिया में अच्छा पूरी दुनिया में हम लोग 130वें नंबर पे हैं। ज़रियाब, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है या पाकिस्तान का जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो इस वक्त डिसफंक्शनल है ऑलमोस्ट ही। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस निज़ाम के अंदर एक आउटडेटेड लेजिस्लेशन है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, रियासत ने इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। और उसके बाद जो है कि जो हमारी पार्लियामेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए थी कि इस मुल्क को अंदर जो है जो नई मॉडर्न नीड्स है उसके मुताबिक लेजिस्लेशन की जाती वो नहीं कह सकते हैं कि रियासत ने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया। 17 थी जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट की, देखे ना। नहीं, वो आपको पता है कि 25 करोड़ आपकी आबादी है और 4000 जज है, सिर्फ सिविल जज से लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यही तो हम पिट रहे थे ना बैठ के अपने प्रोग्राम में। तो क्या ये चीज मुनासिब है? हाँ, अब ये है कि चूंकि हमने कोई ना कोई पॉलिटिकल एंगल लेना होता है, वो एक और चीज है कि जी कभी उसका ही कभी, लेकिन बुनियादी तौर पे ये है कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ या पाकिस्तान का गवर्नेंस का निज़ाम जो है इसके अंदर मेजर सर्जरी की जरूरत है। और कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सिंसेरिटी के साथ कोशिश नहीं की कि इस निज़ाम प्रोटेस्ट सर हाफिज साहब शदीद एहतजाज। हाफिज साहब, अदलिया के इंतजामिया से अलग होने के बाद हम किसी हुकूमत को इसका जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। मैं बड़ी माजरत की बात नहीं है ना। मैं अब आपको बताता हूँ उसके कई फैक्टर्स हैं। क्या सिर्फ अदलिया जो है अगर इंतजामिया से अलहदा हो गई है
تو عدلیہ کس قانون یا کس پروسیجر کے نیچے کام کر رہی ہے؟ کیا عدلیہ کے اندر جو ہے جس طرح میں نے آپ کو ججز کی سٹرینتھ بتائی، یا اس کے بعد جو ججز کے پاس اپوائنٹمنٹ کا ایک پروسیس ہے، یا جوڈیشری کے اندر ایک انڈکشن کا پروسیس ہے، یا اس کے بعد یہ ہے کہ ایک 1860 کا آپ کے پاس پینل کوڈ ہے، 1898 کا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، 1908 کا آپ کے پاس سول پروسیجر کوڈ ہے، کیا پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس کو بہتری کی کوشش کی یا جوڈیشری نے اس کو سرچ کیا کہ سر ایک چھوٹی سی مثال سن لیجئے گا حافظ صاحب، لاہور کے اندر اس وقت پنجاب کے اندر ایڈیشنل سیشن ججز کی 800 اسامیاں خالی ہیں سر، ان کے لیے 4200 بچوں نے امتحان دیا اور ان 4200 میں سے کوالیفائی کیے سر کچھ 1700 کے قریب، ان 1700 لوگوں میں سے 800 خالی اسامیوں کے اگینسٹ 36 لوگ تقرر کیے گئے سر، اور باقی جو تھے وہ اپیل میں چلے گئے، ہائی کورٹ نے ان کی اپیل ریجیکٹ کر دی، آج کل سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، میرا خیال کچھ سال 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا وہ لگ نہیں رہی سر۔ جب ہائر جوڈیشری اپنا کردار ادا نہیں کرتی، ہائی کورٹ کو ریزننگ دینی چاہیے کہ 800 کی خالی اسامیوں کے اگینسٹ وہ صرف 36 لوگ کیوں تقرر کر رہے ہیں، تو پھر نہیں ڈسپینسیشن آف جسٹس نہیں ہو سکے گی سر۔ نہیں پاکستان کے اندر ہے جو آپ کا ایجوکیشن کا یا جو آپ کے ان پروفیشنلز ہیں ان کے اندر ایک ڈیٹیریشن بہت آئی ہے۔ آپ سی ایس ایس کا ایگزام دیکھ لیں نا، ہزاروں لوگ اپلائی کرتے ہیں، سکریننگ کے اندر کچھ رہ جاتے ہیں، اور سکریننگ سے لے کے آپ کی جو ہے وہ پوسٹ جو 250 ہوتی ہے وہ بھی فل اپ نہیں ہوتی، تو ڈیٹیریشن بہت ہے۔ اچھا حافظ صاحب ایک منٹ رضی صاحب دیکھیں، جوڈیشری کے سٹرکچر پر تو آپ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن میرے سوال کی طرف بھی رہیے گا اور وہاں پہ بھی اپنا تجزیہ پورا کیجیے گا کہ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ مزید مطلب معطل سے معطل ہونے کی وجوہات آپ کو کیا نظر آ رہی ہے، مطلب کیا ٹیکنیکلٹیز ہو سکتی ہیں سر؟ ذرا ہماری نالج میں تو تھوڑا اضافہ کریں۔ میرا اس کے اندر خیال یہ ہے کہ اس کی دو وجہ ہیں جی۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلی دفعہ جب اس کو ایڈجرن کیا گیا تو اس وقت جو تھا وہ آپ کی جو لوور جوڈیشری ہے اس کے اندر ایک چھٹیوں کا ایک پروسیس تھا، اور میرا خیال ہے کہ جج صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ چھٹیوں کے اندر اس جج کو کیس کو فکس کرتے کہ میں اس کی ججمنٹ اناؤنس کرنے لگا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ہفتہ چلتا ہے، تقریباً 10 سے 12 دن کی چھٹیاں چلتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کا پروسیس ہوتا ہے۔ اب یہ جو ڈیٹ آئی ہے اس کے اندر وہ چھٹی پہ تھے، نہیں آئے تھے، تو میرا یہ خیال ہے کہ 13 کی جو ڈیٹ آئی ہے اس کے اندر آ جائے گا۔ اور دوسرا ایک اور بھی ہے کہ اگر کوئی جلدی فیصلہ کر دیا جائے تو اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ جی جج صاحب رات کو 10 بجے تک بیٹھے ہوئے تو انہوں نے فیصلہ کیوں کیا، تو خوش ہم دونوں طرف سے ہی نہیں ہیں۔ سر یہ رات کو ہونے والا فیصلہ نہیں ہے نا، یہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے آپ نے 6 کی آپ تو اس کو بھی ضریاب، آپ تو اس کو بھی نہیں آپ تو اس کو بھی فیصلہ نہیں کہہ رہے کہ جو فیصلہ محفوظ ہے، آپ تو یہ سمجھ رہی ہیں کہ پتہ نہیں فیصلہ کیا اس چیز کے اندر آیا ہے۔ تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں نے اپنے فیصلے لوگوں کی پسند ناپسند کی رائے کی بنیاد پر دینے ہیں کہ اچھا اب موڈ اچھا ہے تو چلے فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ میں نہیں یہ کہتا، میں اس پرسپشن پہ نہیں ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ عدالت نے فیصلہ وہ دینا چاہیے جو انصاف یا قانون کے مطابق ہے وہ دینا چاہیے، بٹ چونکہ ہمارے ملک کے اندر ایک پولیٹیکل چیزیں جو چل رہی ہوتی ہیں اس کے اندر جس کی مرضی کا فیصلہ آئے وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک، اور دوسرا کہتے ہیں جی پالیٹکس ہے، اور وہی جج دوبارہ اس کے فیور کے اندر فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ کام عدلیہ کا نہیں ہے، وہ انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا کہ ماحول کتنا سازگار ہے اس فیصلہ سازی کے لیے۔ نہیں یہ بالکل نہیں ہے۔ میں اب آپ ضریاب اسلام آباد ہائی کورٹ کی اگزامپل دیکھ لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے اس نے کتنے فیصلے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف دیے ہیں، تو کیا پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہ مطمئن ہے؟ وہ تو کئی دفعہ کہتی ہے کہ اس کو ریزائن دینا چاہیے۔ وہ کیا پاکستان کا جو اس وقت سسٹم چل رہا ہے سپریم کورٹ کا وہ اس پہ مطمئن ہے؟ تو یہ ایک کاؤنٹر پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے جو ہر پولیٹیکل پارٹی اڈاپٹ کرتی ہے، وہ اس لیے کہ ایک اپنے پولیٹیکل آپٹکس کے لیے، اور دوسرا ڈیفینیٹلی پاکستان کا ایک اس پروسیس کے اندر جو ہے کئی فیکٹرز بھی ان کے اندر کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کاؤنٹرز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایزی ڈک جو ہے وہ پاکستان کی جوڈیشری یا پاکستان کا جج بھی بن جاتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، پوائنٹ آپ کا آگیا، مجھے کوئک بریک لینے کا کہا جب واپس آئیں گے تو سویلین کی ملٹری ٹرائل کے حوالے سے بات کریں گے، جس کی آج ایک بار پھر سے جو ہے وہ سماعت جاری تھی، بڑے امپورٹنٹ آج ایک بار پھر سے کچھ ریمارکس سننے کو ملے، کیا ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسٹے ٹیون، پبلک اوپینین۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ ناظرین، ہم لوگ سیاستدانوں کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں کہ ان کی سٹیٹمنٹ سے بلیٹنز کی ہیڈ لائنز بنتی ہیں اور ہمارے ٹاک شوز جو ہیں وہ چلتے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر ہم لوگ کچھ بڑی امپورٹنٹ عدالتی کارروائیوں کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پر بھی جو ہمارے ججز صاحبان ہیں جب وہ اس قسم کے ریمارکس دیتے ہیں تو وہ بھی ہیڈ لائنز کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ جیسے کہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کی طرف سے جو آج ریمارکس آئے، انہوں نے کہا کہ سویلین کا فوجی ٹرائل صرف
APS सानेह जैसे मुजरिमान के लिए था। जस्टिस जमाल मंदोखिल साहब ने कहा जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में तो आइन सुप्रीम है। और फिर जस्टिस मुसर्रत इलाही का यह भी कहना था कि क्या तमाम सिविलियन के साथ वो बर्ताव किया जा सकता है, आइन मुअत्तल नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है। तो सबसे पहले इसकी टेक्निकलिटीज के हवाले से मैं बात कर लूं, फिर बैक टू बैक में बाकी आप साहिबान की तरफ आती हूँ। हाफिज साहब, मुझे ये बताइएगा कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं, ये सवाल अभी भी ना एक मुम्मे की सूरत इख्तियार किए हुए है। आपको क्या लगता है कि मुमकिन फैसले के बाद फौजी अदालतों से सजा याफ्ता रिहाई पाने वालों का क्या बनेगा? मतलब इनका मिलिट्री ट्रायल ही होगा फिर? ज़रिया, एक तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन ट्रायल का केस चल रहा है, ये केस को फर्स्ट इंप्रेशन का नहीं है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला है और उसके ऊपर इस तरह की जो है वो ऑब्जर्वेशंस भी आ रही हैं या ये चीज़ें कही जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस का 1967 से जो है वो लॉ बना हुआ है और 1972 से लेके 2022 तक 1875 ऐसे सिविलियंस हैं जिनका मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल किया गया और 2018 से 2022 तक जो PTI का दौर था उसके अंदर 180 सिविलियंस थे जिनका मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल किया गया। अब 1972 से लेके 1975 के अंदर जब ये मामला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ कि क्या सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, चूंकि आर्मी एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट 2D1, 2D12 या सेक्शन 59(4) आया है, तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 1975 के अंदर ये फैसला दे दिया और वो फैसला जो है 2023 तक अक्टूबर तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है हर 2-3 साल के बाद जो ब्रिगेडियर FB अली का फैसला है 1975 का 5 मेंबर्स बेंच का, उसको फॉलो करती रही है। हाफिज साहब, तारीख इस बात का तयन कर चुकी है, माजी के जिन वाकयात का हवाला आपने दिया कि जब इनकी अप्रूवल्स हुई, तो फिर मुझे ये बताया कि जो हमारे जस्टिस साहिबान हैं जो कि साइनी बेंच का हिस्सा हैं, तो सर उनकी जो रिमार्क्स हैं वो इन फैसलों पर या इनकी प्रोसीडिंग पर किस हद तक ओवरशैडो होंगे? नहीं, वो एक वजह है ना, मैं आपको चीज बताऊं कि चीज ये है कि एक ऑलरेडी सेटल्ड चीज थी जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुकी है कि इंट्रा वायरस हैं और ये जो है सिविलियंस का ट्राई किया जा सकता है विदाउट एनी एक्सेप्शन जी। और उसके बाद ये है कि 5 मेंबर बेंच से लेके 14 मेंबर बेंच जो है वो ये चीज तय कर चुका है कि ना ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, ना ये फेयर ट्रायल के खिलाफ है, ना इसके अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वायलेशन है और ना इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है। और जिस पॉइंट पे आज सस्पेंशन पे बात की गई है, पॉइंट आपका आ गया। अब आपकी गुफ्तगू से भी कुछ सवाल जी मुझे सिर्फ रखिएगा। हाँ जी, मैं सिर्फ एक चीज इसके अंदर कहना चाहूंगा, तो आज भी जो ऑब्जर्वेशन आई है ये सारी की सारी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुकी है ये फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, ये सस्पेंशंस के ऊपर, तो इनकी क्वेरी होती है उस चीज के अंदर। लेकिन एक क्रिमिनल एक्ट जो था, जब उसको पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए जाके पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने 62 साल वाला पुराना किया, तो ये वो एक इशू है जो भी हिंच आया हुआ है। जी यहीं पर रुक जाइएगा। इसार राना साहब, मेरी अर्जी अब ये है कि अक्सर हाफिज साहब भी और इस मामले की तरफ रहनुमाई कर रहे होते और मासी के हवाले दे रहे होते, जैसे उन्होंने 1957 का भी दिया, इसके अलावा भी मुझे ये बताइएगा हमारी तारीख में कितने कोई ऐसे पॉलिटिकल केसेस हैं कि जिनके हवाले से सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो? मतलब मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं चाहूंगी कि आप मेरी नॉलेज में थोड़ा इजाफा कर दें। देखिए बात ये है कि कितनी ऐसी जी सार साहब, अब सिविलियंस के ऊपर जो भी मुकदमात चलते रहे, जितनी मर्जी तादाद हो, लेकिन ये वाला जो मामला है ना, ये इंटायरली डिफरेंट है। मैं जरा एहतियात से इस पे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो एक नैरेटिव की एक जंग है। अच्छा, जहाँ पे एक ये कहते हैं कि इन्होंने ऐसा किया, एक कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया। ये दो डिफरेंट मामला है और इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई इस तरह की पोजीशन, मेरा ख्याल है, मैं तो नहीं कह सकता, वो जाहिर है अपनी मर्जी के मालिक हैं, मैं तो रिजवान रजी पे अपना हुक्म चला सकता हूँ कि इसको इस तरह ना देखा जाए कि जी ये कोई माजी में इस तरह हुआ था, इस तरह ये देखा जाए कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर एक पूरा बम है जो चला है, ये चल सकता है, और उन्होंने किया है या नहीं किया ये तो अदालतों ने फैसला करना है। लेकिन ये कि एक पॉलिटिकल पार्टी का पूरा कैरियर दांव पे लगा हुआ है इस बात पे कि ये उसके मामलात मिलिट्री अदालतों में चल दें, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसे हम माजी से जोड़ दें कि जी माजी में भी हुआ था, माजी में जो भी हुआ, कतर में भी हुआ, उसके बाद जो कुछ हुआ वो कुछ और चीजें थी।
लेकिन ये इंटायरली डिफरेंट है। और सुप्रीम कोर्ट वो मैं भी वो प्रोसीडिंग कल से पढ़ रहा हूँ, आज भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा ये यकीन है, मुझे शायद ऐसे नहीं कहना चाहिए कि होना वही है जो स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है, और मैं कुछ फैसले से पहले नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं अदरवाइज हाँ, मुझे जरा उसकी तरफ आ लेने दें क्योंकि टाइम कम है। हामिद साहब, मुझे ये बताइएगा, जब यूरोपीय यूनियन का खत आया, जब यूके की पार्लियामेंट ने इसके ऊपर बातचीत करना शुरू की, जब अमेरिका का रिस्पॉन्ड आया मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से, तो हमने पाकिस्तान में कुछ पॉजिटिविटी भी होते हुए देखी। हमारे ऐसे सानेहा 9 मई के 19 मुल्जिमान के जिनको सिला रहमी कह लीजिए या दिल बड़ा किया रियासत ने और उनको मुआफ कर दिया। तो फिर जब ये इतना सब कुछ हो चुका है और आलमी दबाव भी आ चुका है मिलिट्री ट्रायल या मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, तो आपको लगता है कि अब आईनी बेंच का जो फैसला है वो थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है? जरिए आप देखिए, पूरी दुनिया के अंदर हमेशा से सिविलियन का जो मिलिट्री ट्रायल है उसको कभी भी अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। अच्छा। दूसरी बात यह है कि अगर आप समझें तो ये एक ऐसा ट्रायल है जिसके अंदर खुद बहुत सारे बुनियादी सवालात खड़े हैं, शहरी आज़ादी के हवाले से, बुनियादी शहरी हकूक के हवाले से। मिलिट्री कोर्ट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी जो ट्रायल हुए हैं वो दहशतगर्दी के हवाले से हुए हैं। वो पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो जिस एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हुए, APS सानेहा हो गया या दूसरे वाकयात हो गए, उस हवाले से तो फेयर इनफ पूरी कौम एक पेज पे थी। देखिए, कोई भी ऐसे फैसले जिसके ऊपर कौम खुद तकसीम हो रही हो, वो सवालात खड़े करते हैं। दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब जस्टिस इजाजुल हसन का फैसला आया, तो अब ये जो रिव्यू है इसको कानून की निगाह में एरर ऑफ लॉ को कहते हैं, यानी कानूनी तौर पर फैसले के अंदर अगर कोई गलती है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी निशानदेही करेगा। बदकिस्मती से प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो इंप्रेशन जा रहा है वो ये जा रहा है कि शायद वो पूरे केस के अंदर एक पार्टी बनना चाह रही है। पार्टी कोई नहीं हो सकता। एक बात बड़ी वाज़ेह है, वो ये है कि मिलिट्री ट्रायल कहीं पर भी हो दुनिया में, सिविलियन का वो एप्रिशिएट नहीं होता। यहाँ पर ये जो पॉलिटिकल इंप्रेशन जा रहा है ये बहुत गलत है। अगर कोई मुजरिम है उसको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर सजा मिलती है तो वो पूरी दुनिया उसको मानने को तैयार होगी। हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, वो ये है कि ये जो फैसला आएगा इसके असरात क्या होंगे, इसके बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान पर, यूरोपीय यूनियन के हवाले से क्या असरात होंगे, पाकिस्तान की अदलिया का जो मयार है, जो अदलिया का जो हम बार बार बात करते हैं 130वें नंबर पर है, वो नंबर और सवालिया पॉइंट आपका आ गया। मुझे इसी नुक्ते को आगे बढ़ाने दीजिए अपनी गुफ्तगू को। जिस तरह से अभी कादिर टस्करोजी साहब डिस्कस कर रहे थे ना, और अभी हम हाफिज साहब भी फरमा रहे थे, तो मैंने कहा कि क्या माहौल को देख के एक एनवायरमेंटल फैक्टर मौजूद है, अभी सुनाना चाहिए नहीं सुनाना चाहिए? तो सर, क्या ये जो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से फैसले, आपको लगता है कि आईनी बेंच इसमें भी देखेगा, कोई असेसमेंट करेगा कि अच्छा बाहर कैसा माहौल चल रहा है, आलमी दबाव, आलमी तनाव कितना है, या क्या करना है क्या नहीं करना? देखिए, 190 मिलियन पाउंड के फ्रॉड का केस हो या ये वाला ज़ेरे समात केस हो, मैं कल भी अर्ज कर चुका हूं कि मैं ज़ेरे समात मुकदमे के ऊपर तबसरा नहीं करूंगा। मैंने असासा से यही सीखा है। हाफिज साहब, मैंने माफी दे देना, ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब आ जाइए मैं जिस पे बात करना चाह रहा हूं। एक तो ये है कि कल मेरा ये पॉइंट रह गया था, क्योंकि मौजू आज भी कल वाला ही चल रहा है। हाँ जी, तो मैं चलती रहेगी, हम कोशिश करेंगे। देखिए, जो इस वक्त मिक्स कर रही है PTI बड़ी कामयाबी से कर रही है। जिस तरह वो 190 मिलियन पाउंड की बजाय उसको अलकादर ट्रस्ट कह देते हैं ना, तो वो पूरा मंजर ही चेंज हो जाता है। उसी तरह जब हम इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जब हम कवरेज देखते हैं ना 190 मिलियन पाउंड वाले केस की, तो वहां पे वो मिलिट्री ट्रिब्यूनल लिखते हैं। अच्छा, मिलिट्री ट्रिब्यूनल और है, मिलिट्री कोर्ट्स और हैं। मिलिट्री कोर्ट्स यूनिक है पाकिस्तान के हवाले से। जस्टिस महमूद रहमान कमीशन के फैसले के बाद, जिसमें मुल्जम को बाहर से लॉयर लेने का हक दिया गया है, मुल्जम को अपने गवाह प्रोड्यूस करने का हक दिया गया है, और अगर उसके पास कोई गवाहियां हैं यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो वो भी प्रोड्यूस कर सकता है। मिलिट्री ट्रिब्यूनल दुनिया भर के अंदर ये सहूलतें फराहम नहीं करते। थोड़ी जरा पॉजिटिव बात करते हैं, मुझे ये बताइए ना कि आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट अगर अपना फैसला पुराना वाला कलअदम करार दे देता है तो हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं? देखिए, दोनों सूरतों में मुकदमा ज़ेरे समात है, मैंने उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं कि देखिए, जो इस वक्त अदलिया का हाल है, यानी आप अंदाजा फरमाइए कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने फैसला दिया है, और वो एक मुकदमा है जिसके अंदर जमानत दी थी, मेरा ख्याल 190 मिलियन पाउंड वाले में जो जमानत दी थी उसका डिटेल जजमेंट जारी हुई है। उन्होंने कहा ये कोई वायलेशन ही नहीं है। उन्होंने तो करार दे दिया ना कि ये तो कोई वायलेशन ही नहीं हुई,
ये आप कैसी बातें करते हैं? और पूरा केस उड़ा के उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दिया है। और मैंने इसलिए तबसरा किया है कि जजमेंट आ चुकी है, केस कंक्लूड हो चुका है और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो मतलब इसलिए अब एक उसके जज का ऊपर किया हुआ फैसला जो है सर वो दूसरे जजेस के फैसले पर असरअंदाज हो सकता है, मतलब उनको अपनी वो स्टेटमेंट ज्यादा जजेस का फैसला एक पर असरअंदाज हो सकता है, एक का ज्यादा पर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट पे असरअंदाज हो सकता है, या वहां पे मिसाल के तौर पे पेश किया जा सकता है। अच्छा, वो उस कैपेसिटी में अदरवाइज नहीं होगा। हाँ, नहीं, इसके अंदर एक ये है कि इसके अंदर जरियाब ये है कि बेल मैटर्स के अंदर कभी भी कंक्लूसिव फाइंडिंग नहीं दी जाती, टेंटेटिव असेसमेंट पे बात की जाती है। क्योंकि अगर आपने यही फैसला कर दिया तो फिर तो ट्रायल की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा जो हामिद साहब ने बात की है ना, इनके अंदर जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस की है, तो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस ये है कि दुनिया के 35 ममालिक के अंदर ये चीजें आ रही हैं और वहां के ऊपर लोगों को जिस भी वायलेशंस के ऊपर ट्राई किया जा रहा है। सिर्फ फर्क इतना ये है कि चूंकि ये एक नैरेटिव जो है 9 मई के बाद बनाया गया, और जिस तरफ अभी इसार साहब ने कहा है कि जी अभी तो डिटर्मिन, भाई आपने वो देखा है कि जो बंदे इवन जेल से बाहर निकले हैं उनके जो नारे थे या उनको किस तरह ट्रीटमेंट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, तो ये क्या चीजें उस चीज को एक्सेप्ट कर, या ये है कि अगर आपने डिस्टिंक्शन में भी जाना था तो एक या दो इंसिडेंट के ऊपर जाके अगर ये होता तो बात आ जाती कि इंडिविजुअल है। लेकिन अगर आप पूरे मुल्क की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स पे ऊपर चला जाए और एक पूरा पॉलिटिकल पार्टी के तौर के ऊपर जाए तो दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और मिलिट्री लॉज के अंदर फिर आप किस तरह एक्सेप्शन प्रोवाइड करेंगे? अगर आप ये बात कह रहे हैं ना कि जिस तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उनको ट्रीटमेंट दिया, अगर वो सवाल निशान है, तो फिर मैं कहूंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस एक कारकुन ने भी देखे कि जिसकी दिमागी हालत इस वक्त जो है वो खराब हो चुकी है और शायद ही वो बेहतर तरीके से अपने मुस्तकबिल के आने वाले फैसलों के हवाले से भी कोई गुफ्तगू फरमा सके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून पब्लिक ओपिनियन। I'll be very quick ताकि हम इसके ऊपर जरा डिटेल डिस्कशन कर सकें। मुझे याद है रिजवान रज़ी साहब जब लास्ट टाइम उसमें पॉलिसी रेट में कमी वाक़ई हुई थी तो आपने कहा था कि ज़रा अब आगे बढ़कर जो है ये जो है वो सिंगल डिजिट में भी जा सकता है, या हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत जो है वो तनज़्ज़ुली भी हो जाए। तो सर एक तरफ तो वो आपकी पेश गोई थी कि मुमकिन तौर पर आने वाले कुछ महीनों में शायद गवर्नमेंट कुछ इस किस्म का भी एक जो है वो फैसला ले सके, लेकिन दूसरी तरफ आज टैक्सेस के हवाले से बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और एक तरीके से जो IMF से हमने वादे कर रखे हैं वो हमने पूरे तो करने निभाने भी, वरना खमियाजे हमें को भुगतना पड़ेंगे। तो हम फिर ये कहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब एक बार फिर से हमसे आपसे सबसे कुर्बानी मांग रहे हैं? नहीं, मैं इसको यूं देखता हूं कि आज 3 बातें इंपॉर्टेंट कही हैं उन्होंने। एक तो उन्होंने कहा कि टैक्स प्रोहिबिटेड है, हायर स्लैब के अंदर है, नंबर 1। नंबर 2, पावर टैरिफ एग्जूबिटेंटली हाई है, इस पावर टैरिफ के साथ कोई कारोबार नहीं हो सकता। और तीसरी बात जो है जो आपने सुनवाई है कि जनाब हम IMF के प्रोग्राम, यानी अब सवाल ये पैदा होता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव जब ये कह रहा है कि ये दोनों काम गलत हो रहे हैं, तो फिर तीसरा सवाल होता है कि पॉइंट ठीक किन्ने करने ने, जनाब ने करने ने ना, तो करो। तो उन्होंने साथ में ही वो जस्टिफिकेशन दे दी कि चूंकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं तो इसलिए हम ये दोनों काम दुरुस्त नहीं कर सकते, यू हैव टू लिव विद इट। लेकिन इसमें से ये नहीं निकलता कि मेरे पे और जरियाब पे और इसार राना पे मजीद टैक्स लग जाना है क्योंकि हमारा एड सोर्स कट जाता है। ठीक है, इस पे ये कतन नहीं निकलता। लेकिन मेरे राय के अंदर इस वक्त 400 अरब रुपए का आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी बताया है कि शॉर्टफॉल है उनका अब तक के टैक्स रेवेन्यू के अंदर। अगर 400 अरब रुपए का आप 6 महीने में कर बैठे हैं तो साल का तो 800 अरब हो गया ना, विच इज अ सिग्निफिकेंट कहना चाहिए। तो या तो आप कल जो ख्वाब दिखाया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब रमदे साहब ने, ख्वाब तो एक PM साहब ने हमें भी मिलकर दिखाया ना, ये पिछले हफ्ते की बात है, उड़ान पाकिस्तान के हवाले से एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया। वो तो अपनी जगह पे, वो ख्वाब अपनी जगह पे, वो आप संभाल के रखना है वो ख्वाब। लेकिन ये जो ख्वाब ताबीर उसकी अमल में आएगी। औरंगजेब साहब ने जो कल हमें ख्वाब दिखाया है कि हम जनाब इतने महकमे काम करने जा रहे हैं और इतना खर्चा कम करने जा रहे हैं, अगर वो महकमे और खर्चा कम नहीं होता और उसके खिलाफ भी अदालत से स्टे आ जाता है तो फिर आपको और मुझे तैयार रहना चाहिए कि हमारे ऊपर टैक्स स्लैब किसी भी टर्म के अंदर इजाफा होगा। वैसे सरकार ने जो है वो मोबाइल के जो कार्ड्स हैं उनके ऊपर जो इजाफा है वो रखा हुआ है छुपा के। मुझे तो समझ नहीं आती है और कितना करेंगे, क्योंकि टॉप अप आप करवाने के लिए जाओ तो आपको तैयार रहना पड़ता है कि मेरे ख्याल से 100 रुपए में से कुछ 30-40 रुपए मुझे याद आ गया। IMF को जो हमने लिख के दिया है ना जी, ये पिछले रिव्यू के अंदर उनको हमने ये बताया कि देखिए ये हमने 8 रुपए या 10 रुपए पर लीटर
टैक्स लगा देना है और ये 400 अरब रुपया हमने इकट्ठा कर लेना है, तो फिक्रमंद नहीं होना। ठीक है, अच्छा, ये हमने कहा है। इसार राणा साहब मुझे ये बताएगा, एक तरफ तो मैशत में बेहतरी के भी दावे किए, जो परसों की इनकी गुफ्तगू थी पीएम साहब की, फिर उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया, लेकिन साथ ही साथ ये भी को बोल रहे हैं कि ये मुश्किल हो पाएगा हमारे लिए कि हम टैक्स स्लैब को या तो नीचे ले आए या कोई कमी हो जाए। तो सर फिर मैनेज कैसे होगा? एक तरफ अगर ये कह रहे हैं कि IMF की शराइत हैं जी, पूरी भी करनी है हमने। तो एक बंदा ना अगवा हो गया था, तो वो अगवा होने के बाद जब वो आया बाजियाब हुआ तो हालत बुरी थी, मार मार के उसका बुरकस निकाल दिया था। तो उसने बताया मुझ पे बड़ा तशद्दुद हुआ, खाने को नहीं देते थे। तो एक आदमी ने कहा अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? कहता मैं परसों फिर वापस जा रहा हूँ वहीं। उन्होंने कहा जी वापस क्यों जा रहे हो? कहता मैं वादा करके आया था। तो ये वादे कर रहे में अब वो चाहे कौम के कपड़े उतर जाए, खाल उतर जाए, कौम चाहे भूखी मर जाए, चाहे बच्चे भूखे मर जाएं, चूंकि ये वादा कर रहे हैं IMF से, तो इन्होंने पूरा करना है। और दूसरी बात ये कि शहबाज शरीफ साहब उड़ान प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, वो ये एहसन इकबाल साहब का बहुत पुराना ख्वाब है, और ये वाहिद ख्वाब है जो उन्हें बार बार आता है। हर बार उन्हें ये ख्वाब आता है और पूरे शद्दोमत से जेर जबर पेश तक पूरा लगे वो आता है, और वो इसी तरह चलता रहता है। लेकिन मेरा सवाल सिंपल ये है कि यार एक तरफ आप उड़ान प्रोग्राम कर रहे होते हो, अगले दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे होते हो, 250% गैस की कीमतें बढ़ा रहे होते हो, आप लोगों को बेरोजगार कर रहे होते हो। केड़ा उड़ान प्रोग्राम है? मैं उड्डी जावा हवा दे नाल, तो तुसी कल्ले ही उड्डी जा रहे हो। मतलब कौम का क्या कर रहे हो? आज शायर इस शेर में शायर सिंपल ये कह रहा है कि जागते रहना ते साढ़े ते ना रहना, तैयार हो जाओ, हूं फिर मजीद ताड़ी खाल उतरन वाली है और हम बेबस हैं। ऐसे बेबस हुक्मरान हमें मिले में बेचारे कि जिनके पास हाथ में कुछ नहीं है, वो कहते हैं सारा कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हम मजबूर हैं, हम वादा कर रहे हैं कि हमने ऐसे करना है, हम फिर जाएंगे प्रोग्राम में, हम बुलंदी पे जा रहे हैं लेकिन फिर भी हम जाएंगे। इसार राना, उड़ान है ना, उड़ने से तो उड़ने के तो पेट्रोल तो डलता है ना यार, हम कोई परिंदे थोड़ी। हामिद साहब मुझे ये बताइए, एक तरफ वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो 7% मजीद बढ़ गई है और मजीद 1,30,00,000 पाकिस्तानी जो हैं वो गरीब हो गए हैं। ये गुर्बत का फिगर मैं आपको दे रही हूँ, बेरोजगारी का शायद इससे भी कई हद तक ज्यादा है। तो मुझे ये बताएगा, मजीद पाकिस्तानी जो तबका है, जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, अब तो मैं इसमें ये भी कहूँगी जो हमारी इलीट आ जाती है सर, वो भी मेरे ख्याल से ना अब मजीद बोझ बर्दाश्त करने से कासिर है। तो फिर ये उड़ान पाकिस्तान जैसी जो स्कीम्स हैं, इनका क्या बनेगा? किस तरीके से जो है वो पीएम साहब की जो गवर्नमेंट है वो आवाम को रिलीफ देगी? देखिए एक बात आपको बताऊं, मेरा ख्याल है मेरे सारे साथियों को शायद याद ही होगी, रिजवान साहब को भी, राना साहब को भी, ये जब उड़ान प्रोग्राम की बातें करते हैं ना, जिन दिनों में एहसन इकबाल साहब, उन दिनों हुकूमत की कश्ती जो होती है ना वो बड़ी डोल रही होती है। माजी में भी ऐसे था, ये आखिर में जाते जाते कुछ कोशिश करते हैं कि पता नहीं कोई हम इनकलाब लाने लगे थे या क्या करने लगे थे जो हमसे नहीं लाया गया। बदकिस्मती ये है कि हुकूमत ने आज प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से ना, मैंने बड़ी तसल्ली से सुनी, ये एक तरह से एतराफी नाकामी था कि जी हमसे टैक्स भी इकट्ठा नहीं हो रहा, हमसे जनाब कारोबारी तबके को सपोर्ट भी नहीं दी जा रही, हमसे फैक्ट्रियां भी नहीं चलाई जा रही। FBR कहता है कि हमने छापे मारे, हमने ये किया, इतने लोग जो हैं वो नॉन फाइलर से फाइलर्स हो गए, फिर भी इनसे टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा। ये बात है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब आप बिजनेसमैन को बिजनेस ही नहीं चलाने दे रहे हैं, आप फैसलाबाद वालों से पूछ लें, आप सियालकोट वालों से पूछ लें, आप कराची वालों से पूछ लें, सब एक ही बात रो रहे हैं कि जी हमारा कारोबार बदतरीन सतह पे आ गया हुआ है। उसकी वजह हुकूमत की पॉलिसियां, हुकूमत की तरफ से सपोर्ट ना मिलना, एलसीज के इशू, बैंकिंग के इशू, वो सारे इश्यूज वहीं के वहीं खड़े हैं। स्टॉक एक्सचेंज के फिगर या धंधे मुझे दिखाकर आप कारोबारी तबके को मुतमईन नहीं कर सकते, और अगर कारोबारी तबका मुतमईन नहीं होगा तो वो जो अभी आपने बात की, गुर्बत बदतरीन सतह पर बढ़ेगी। जो गरीब तबका है, जो मतवसत तबका है, वो कारोबारी तबके से मुंसलिक है, उसके लिए मजीद गहराई खाइयां बनती जाएंगी। और चूंकि कारोबारी तबका जब आता है मुश्किल में, तो सबसे पहला काम क्या करता है, वो डाउन साइजिंग करता है। वो 500 बंदों की फैक्ट्री है, 100 बंदों पे चली गई है, 400 बंदे निकाले गए हैं फैक्ट्रियों से। हुकूमत को ये देखना होगा कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि बदतरीन बेरोजगारी आ रही है, उसके नतीजे में महंगाई आ रही है, और ये जो गुर्बत की सतह के फिगर्स हैं, यकीन करें ऑन ग्राउंड रियलिटी ये इससे भी ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, हामिद साहब पॉइंट आपका आ गया। हाँ, मैं हाफिज साहब आपकी तरफ में बड़ा सिंपल इस मामले को लेकर आऊंगी। मुझे ये बताइएगा कि जब पीएम साहब की गवर्नमेंट आ रही थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में ये तस्वुर किया जाता है, जो एक आम बिजनेसमैन आदमी की राय होती है कि ये कारोबारी लोग हैं,
ये कारोबार करना जानते हैं, इसलिए इन्हें ये भी पता होगा और क्योंकि तजुर्बे कार रहे हैं कि मईशत में बेहतरी कैसे लानी है, डिसीजन मेकिंग कैसे होनी है। सर, पीडीएम अपनी गवर्नमेंट भी कर चुकी है मुद्दत पूरी, ठीक है, अब ये गवर्नमेंट बने में भी एक अरसा तो बीत चुका है, तो मुझे ये बताएगा क्या वजह है कि अभी तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही और आज भी पीएम साहब जो है वो मजबूरियों की दास्तान रकम करते हुए हमें नजर आ रहे हैं? देखिए ज़रियाब, एक तो ये है कि जो आपने टैक्स कलेक्शन की बात की है जी, तो 2023 और 24 था, उसके अंदर जो हमारा बजट कलेक्शन टारगेट था वो 9,252 अरब रुपए था, और उस वक्त जो है पिछले साल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 9,306 अरब इकट्ठा किया, यानी कि उस टारगेट से वो ज्यादा निकल गए। अब हुआ ये है कि जब आपका IMF और ये सारा आया तो आपने अपना टारगेट जो है वो 20% बढ़ाया है, यानी कि अब आपका जो टारगेट है वो 11,174 अरब है, यानी कि आपने 3,000 अरब रुपया जो है उसके अंदर इंक्रीज किया, यानी कि 1/5 आपका टारगेट ज्यादा है। अब उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो चीजें ये हैं कि वो जब आप कलेक्शन की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट जो है वो आता है, लेकिन बुनियादी तौर पे चीज ये है कि जितनी देर तक आप अपनी टैक्स बेस की तरफ नहीं जाएंगे, डिजिटाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, एक जो सबसे अच्छा इकदाम आया है कि जिससे चीजें आगे मूव ऑन की तरफ गई हैं वो है आपका स्मगलिंग के ऊपर क्रैक डाउन जो है उसको जो पाकिस्तान के इदारों ने या पाकिस्तान की हुकूमत ने किया है, उससे जो है बहुत बड़ा बजट सपोर्ट भी आपको मिल रही है और आपका इम्पैक्ट भी आ रहा है। दूसरा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है कि जिसके अंदर जो है कि आपने उसको इतना महंगा किया हुआ है कि जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग का एक इशू है, और वो सबसे बड़े बुरे एग्रीमेंट्स हैं कि जिन्होंने हमने डॉलर पैरिटी के अंदर जो है उन एग्रीमेंट्स को रखा हुआ है। तो मैं ये समझता हूं कि ये चीजें चलती हैं, आगे आती हैं, एग्जम्पशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर खत्म होनी चाहिए। IPPs बिलियंस ऑफ रुपीज कमा रहे हैं लेकिन वो इनकम टैक्स देते नहीं है और उसके अंदर जो है उन्हें इंसेंटिव मिला हुआ है। फिर आपका पूरा मुल्क जो है वो नॉन डिजिटाइजेशन के ऊपर चला हुआ है कि जिसके अंदर ये है कि काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको आपने डिजिटाइज करना है, और मैं समझता हूं जिस दिन पाकिस्तान ने अपने इस सिस्टम को डिजिटाइज के अंदर कर लिया उसी दिन, जिस तरह रिजवान साहब ने कहा ना कि जब हम देते हैं फौरन कट जाता है, दुनिया ने यही काम किया है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई भी काम करते हैं, वो ऑटोमेटेड है, वो सिस्टम उसको कर लेता है और सेफलेस एनवायरनमेंट है। सिर्फ एक लास्ट मिनट है क्योंकि बीट रही है रिजवान नज़ीर साहब की, वो कवर करते रहे हैं। रिजवान नज़ीर साहब, मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल, जैसे कि गवर्नमेंट भी बार बार टैक्स की वसूली पर ही अपना फोकस रखती है, सिर्फ एक यही मसला है कि जिसके बाद अगर हम सारे ही मिलकर टैक्स देना शुरू कर दें तो वो हालात ठीक हो जाएंगे? सर, अभी भी तो इतने धड़ाधड़ टैक्स वसूल किए जा रहे हैं ना, आप उठाकर तो देखें बिजली का बिल यूनिट्स पर देखें, आप काउंटिंग कैलकुलेटर के साथ देखें तो आपका बिल कुछ और होगा, और जब आप टैक्स डालते तो आपको पता चलता है ओहो मैं तो बिल में 60% टैक्स दे रहा हूँ, 40% मेरा बिल है। 80% टैक्स हो जाता है। 100 रुपए के ऊपर 80 रुपए टैक्स तकरीबन हम 85 रुपए दे रहे होते हैं। लेकिन देखिए असल जुल्म क्या है कि आपके और मेरे जेब में से जो टैक्स निकलता है वो सरकार के खजाने में नहीं जाता, क्योंकि हमारा ट्रेडर टैक्स नेट ज्वाइन करने को तैयार नहीं है। कभी वो इस हुकूमत की पनाह लेता है, कभी वो इस पार्टी की पनाह लेता है। ट्रेडर को टैक्स नेट में लाए बगैर पाकिस्तान का इकोनॉमिक जो निजात जो है वो नहीं हो सकती। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान नज़ीर साहब, इसारा अहमद खान मशरकी साहब और हाफिज एहसान अहमद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी कि पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए क्या बेहतरीन फैसले हो सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।